हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया है उसके जो है तो प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल ओनली इन द लोकसभा। जब कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है या कानून बनाया जाता है उसके लिए बिल लाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल होगा वो केवल लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमें किसी भी हाउस में बिल इनिशिएट कर सकते हैं, तो आइदर हाउस में कर सकते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझते हैं। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी पास इन ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कहा जा रहा है अगर कोई भी बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, उसको दोनों हाउस से जो है तो टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की उसकी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जैसे लोकसभा की अगर मेंबरशिप देखें तो 400 अगर 45 है, ठीक, 545 होती है मेंबरशिप। अगर 545 है तो उसकी जो मेजॉरिटी होती है वो 272 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। 272 से ज्यादा जो है तो हमें जो तो मेजॉरिटी होगी हाउस की तो उससे पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो मेंबर हाउस में प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसकी जो मेजॉरिटी होगी वो 2/3 होना चाहिए ना। 2/3 मेंबर्स जो है तो अगर मान लीजिए 300 मेंबर प्रेजेंट है हाउस में तो उसकी जो मेजॉरिटी होगी 2/3 क्या होता है, 200। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 जो है तो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट और वोटिंग की होती है, लेकिन हमें कितना चाहिए होगा, 272 मेंबर्स भी चाहिए होंगे, यानी हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसका भी मेजॉरिटी होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 272 से प्लस ज्यादा वोट चाहिए होगा किसी भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक ना। यदि उससे ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं, अगर मान लीजिए 600 लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर प्रेजेंट है तो उसका जो होता है हमें 2/3 क्या होता है, 400 वोट चाहिए होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। ओनली टू सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू मेक एनी चेंज in certain item, the amendment required to be ratified by the legislature of not less than one half the state before the bill making provision for such amendment and present to the president for assent, which of the following of those item। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम अमेंडमेंट करना है यदि, तो उसके लिए हमें आधे से अधिक राज्यों की हमें क्या होना चाहिए, रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, है ना। तो रेटिफाइड किया जाना चाहिए आधे से प्लस राज्यों से द्वारा। तो इनमें से कौन से ऐसे आइटम है जिसके लिए हमें आधे से ज्यादा राज्यों की सहमत की आवश्यकता होगी। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन के लिए करेक्ट है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल, सेवन शेड्यूल में किसी भी लिस्ट में परिवर्तन करना है तो भी हमें आधे से अधिक राज्यों की सहमत की आवश्यकता होती है, रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों के लिए जो होता है हमें से आधे से अधिक राज्यों की सहमत की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, ठीक है। तो यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट है ना, तीनों के लिए आर्टिकल 368 में तीनों के लिए प्रोविजंस किया गया है कि हमें आधे से अधिक राज्यों के सहमत की आवश्यकता होगी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 368 का क्लास 2 है वो बताता है कुछ सर्टेन सिचुएशंस की बात करता है जहां हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, आधे से अधिक राज्यों के रेटिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से प्रोविजंस है वो आप लोग याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो ये प्रोविजन है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ठीक ना, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। साथ ही साथ एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट की अगर एग्जीक्यूटिव पावर में किसी प्रकार का एक्सटेंशन करना है तो उसके लिए, ठीक ना। प्रोविजन डीलिंग विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है तो। साथ ही साथ प्रोविजन डीलिंग विद हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी प्रोविजन में हमें अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की सहमत की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच जो लेजिस्लेटिव पावर होगी, विधायी शक्तियां होंगी, उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें जो है तो चाहिए होगा
आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा पार्लियामेंट में उसके लिए। सेवंथ शेड्यूल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, या आर्टिकल 360 में स्वयं अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो इन सब के लिए हमें क्या होगा, हमें आधे से अधिक राज्यों के सहमत की आवश्यकता होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, restriction of the writ jurisdiction of the high court under article 226 of the constitution is possible through। अगर हमें हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना है आर्टिकल 226 में, तो कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है किसके द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पॉसिबल है। और इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी जो मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग है, साथ ही साथ मेजॉरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप द हाउस के, और इसके साथ साथ हमें आधे से अधिक राज्यों के सहमत की भी आवश्यकता होती है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। क्योंकि अभी हमने पीछे ही देखा कि अगर हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हमें आधे से अधिक राज्यों के सहमत की भी आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो कोई भी अमेंडमेंट है अगर हाई कोर्ट से संबंधित, उसके 3 प्रकार की जो है तो मेजॉरिटी पास होना चाहिए। पहला 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए जो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है हाउस में, साथ ही साथ मेजॉरिटी होनी चाहिए जो टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की उससे द्वारा, और साथ ही साथ रेटिफिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आफ्टर पासिंग बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल है जो दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचा है, तो प्रेसिडेंट उस पर क्या कर सकता है, तो प्रेसिडेंट केवल उस पर अपना असेंट दे सकता है, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता, ना ही रिटर्न कर सकता उसको, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आर्टिकल 360 के अनुसार आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है उसके पास केवल एक ही पावर है कि वो अपने इस बिल पे अपना क्या दे, असेंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are matters on which parliament has power to modify the provisions of constitution by simple majority। अब यहाँ पर आपको बताना है सिंपल मेजॉरिटी से कौन से प्रोविजंस में चेंजेस कर सकती है पार्लियामेंट। अल्टरेशन ऑफ द नेम बाउंड्रीज इन एरिया ऑफ स्टेट, ये करना है अगर हमें पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा इसको पास कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी न स्टेटों के रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल जज, अब एडिशनल जज का जो मामला है ये हाई कोर्ट से संबंधित है, तो इसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो तो आधे से अधिक राज्यों की सहमत की आवश्यकता होगी, तो ये जो है तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं किया जा सकता। एवोल्यूशन ऑफ द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अगर सेकंड चैम्बर्स को हमें एवोल्यूशन करना है, समाप्त करना है, तो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकता है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया भी है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा 134 यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने के लिए वो क्या है, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। इंक्लूड द पावर टू अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या उसको समाप्त किया जा सकता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी क्या दिया था, अनरिस्ट्रिक्टेड by any inherent and implied limitations, तो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, ठीक ना। प्रोसीजरल लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं है, ठीक है, प्रोसीजर लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी नहीं है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A change in which of the following does not require ratification by the legislature of not less than one half of the state by the resolution of the effect passed by those legislation before the bill making provisions for amendment of the Constitution of India is presented to the President of the Assent। तो इनमें से कौन से प्रोविजंस के लिए हमें आधे राज्यों की कम से कम सहमत की आवश्यकता होती है अगर उसको पास करना है, तो ये स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है जब।
तो वो पास होना चाहिए। कौन कौन सा प्रोविजन है? एनी लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, इसके लिए जो तो होना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड पूछा गया है क्वेश्चन में, तो किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है ये पूछा। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल 360 के लिए भी हमें अधिक राज्यों के आधे राज्यों की हमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 73 अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, इसके लिए भी हमें जरूरत होती है रेटिफिकेशन की। आर्टिकल 161 अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, इसके लिए हमें स्पेशल या जो तो मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक ना। और हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है? आर्टिकल 161 यानी डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो किस किस के लिए रेटिफिकेशन की आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है। आर्टिकल 368 के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सटेंट के लिए भी है, ठीक ना। हाई कोर्ट से पावर संबंधित कोई सुविधा, कोई परिवर्तन करना है प्रोविजंस में तो उसके लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर्स जो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। मल्टीपल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए कई प्रोसीजर दिए हुए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है, ठीक ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेट आर नॉट एम्पावर्ड टू इनिशिएट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए जो तो स्टेट इनिशिएट नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है। पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जाएगा, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग फॉर पार्लियामेंट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट किया जाता है उसके लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर जो है तो आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? फर्स्ट और सेकंड है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट, ठीक ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो तो कई प्रकार से जो तो चेंजेस किए जा सकते हैं, किसी भी चीज को ऐड किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है ना। और साथ ही साथ इसके लिए अमेंडमेंट्स के लिए रिक्वायर जो मेजॉरिटी है वो सिंपल मेजॉरिटी भी होती है, कुछ केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की बात की गई है, कुछ केसेस में जो तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों के सहमत की भी आवश्यकता होती है, ठीक ना। जो पावर है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए ये पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उसके पास नहीं है, ठीक ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस नहीं किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है a constitutional amendment shall also be ratified by the legislature of not less than one half of the state by the resolution if it is a mean to make any change। तो किसके लिए जो होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेटिफिकेशन चाहिए होगी? कम से कम आधे राज्यों की, कौन से अमेंडमेंट के लिए परिवर्तन करने के लिए, कौन से प्रोविजन में? तो हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई प्रोविजंस है उस पर परिवर्तन करने के लिए हमें आधे राज्यों की सहमत की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए नहीं। यहाँ ये सारे दिए हैं, आपको इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट मस्ट बी पास बाई। अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसलिए कि कोई हमें नया स्टेट क्रिएट करना है तो उसके लिए किस प्रकार की मेजॉरिटी चाहिए होती है? उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, ठीक ना। और कोई भी उसके लिए प्रावधान नहीं है, केवल सिंपल मेजॉरिटी से जो है तो पास किया जा सकता है। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी या 1/3 स्टेट्स के द्वारा पास होना जरूरी नहीं, रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ। जो आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किससे डील करता है? वो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से डील करता है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय पार्लियामेंट, पावर एज वेल एज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर और प्रोसीजर दोनों दिया गया है आर्टिकल 368 में। पावर भी दिया गया है पार्लियामेंट को, साथ साथ क्या प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट करने का वो भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट होगा, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, पावर एज वेल एज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एन अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया be initiated if the bill seeking amendment is passed either house of parliament, ठीक ना। तो कोई भी अगर 7th शेड्यूल में हमें परिवर्तन करना है, अमेंडमेंट करना है
इनिशिएट किया है करना है तो किस प्रकार होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा जो हाउस में प्रेजेंट है वोट दे रहे हैं, प्लस हाउस की मेजॉरिटी चाहिए होता है, प्लस स्टेट्स का रेटिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द अमेंडमेंट शैल रिक्वायर द रेटिफाइड बाय लेजिस्लेटर नॉट लेस देन 2/3। 2/3 स्टेट नहीं होगा बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होगा, मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, साथ ही साथ अमेंडमेंट शैल रिक्वायर द रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द, यानी आधे राज्यों की हमें सहमत की आवश्यकता होगी। यानी सी नंबर यहाँ आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक ना। टोटल मेंबरशिप हाउस से केवल नहीं होगा और स्पेशल मेजॉरिटी से भी नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको दिया है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की जो सहमत की जा आवश्यकता होती है किन किन प्रोविजंस में होती है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आर्टिकल 368 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, a constitutional amendment bill can be passed at a joint session of parliament in siege of deadlock between the two houses। यानी जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी प्रोविजंस में दिक्कत है तो उसके लिए जो सोल्यूशन किया जाएगा वो ज्वाइंट सेशंस के द्वारा किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक ना। It is obligatory for the President of India to give his assent to constitutional amendment bill passed under the Article 368। अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत दोनों हाउस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बिल को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उस पर अपना असेंट देना अनिवार्य होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। To amend the 7th schedule of the Constitution, ratification of more than half of the state of legislature इज एसेंशियल। तो आधे से अधिक राज्यों की हमें सहमत की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए कोई भी जो प्रोविजंस होगा, प्रपोजल होगा, वो हाउस ऑफ पीपल बस में पेश किया जा सकता है, नहीं हाउस ऑफ पीपल में भी पेश किया जा सकता है, साथ ही साथ राज्यसभा में पेश किया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट ऑफ which one of the following provision of the constitution require ratification by the state legislature of the state। तो इनमें से कौन से प्रोविजन अमेंड करने के लिए हमें जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है उसके रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, यानी हाफ जो स्टेट हैं उनकी रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो इसमें कौन सा प्रोविजन होगा, पहला क्या है, आर्टिकल 157 जो क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए, इसके लिए हमें आवश्यकता नहीं होती। 123 जो है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस का पावर है, उसके लिए भी हमें स्टेट के रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 56 रिलेटेड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के कार्यकाल के बारे में दिया है, तो इसके लिए भी हमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती स्टेट की। आर्टिकल 54 रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन और इलेक्शन मैनर जो आर्टिकल 54 और 55, इन दोनों के लिए हमें आधे से अधिक राज्यों के रेटिफिकेशन की हमें आवश्यकता होती है। डी नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है और उसके लिए हमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आर्टिकल 360 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर प्रैक्टिस एमसीक्यू। ये एमसीक्यू सीरीज आपको कैसी लग रही है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।